नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पेपर लीक के खिलाफ राहुल के बड़े आंदोलन की, टीएमसी के बाद एक और दल में हुई बगावत की। ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। देखेंगे कैसे बढ़े टीएमसी के बागियों की मुश्किलें। सपा में टूट के दावे पर अखिलेश ने किया क्या पलटवार। अभी बंगाल देखा है, महाराष्ट्र देखा, उसके बाद अब यूपी का नंबर है। जानेंगे राम मंदिर के बाद अब किस मंदिर में हुई चोरी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजे सूर्यकांत ने साइबर अपराधियों को लगाई फटकार, कहा तुम लोग परजीवी हो, जेल में ही है तुम्हारी जगह। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी पूर्व सीएम ममता बनर्जी, हॉकरों के विरोध प्रदर्शन में हुई शामिल, कहा मैं हॉकरों के साथ खड़ी थी, हूं और रहूंगी। ट्रंप सरकार ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड किया तो भड़का विपक्ष। कांग्रेस पार्टी ने कहा एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रही है केंद्र सरकार, पीएम मोदी को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड। जारी है फीफा विश्व कप का रोमांच, मैदान पर दिखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रात 10:30 बजे होगा पुर्तगाल के साथ डीआर कांगो का मुकाबला। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 96 अंकों की गिरावट के साथ 24,085 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के युवा मोदी सरकार से नाराज हैं। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक, फिर सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी। एक के बाद एक इन घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी कोटा पहुंचे, जहां से वो अपने देशव्यापी छात्र सम्मेलन का आगाज कर रही हैं। इसे लेकर मोदी सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की शिक्षा नगरी कोटा पहुंच गए हैं, जहां से वो मोदी सरकार के खिलाफ अपना नया अभियान शुरू कर रहे हैं। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी तक छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ राहुल गांधी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। राजस्थान के कोटा में वो छात्र संवाद कर रहे हैं ताकि युवाओं से डायरेक्ट जुड़कर उनके लिए आवाज उठाई जा सके। उनके दौरे का मकसद देश के सबसे बड़े कोचिंग हब के लाखों छात्रों और युवाओं के मुद्दों, विशेषकर नीट, यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी पर चर्चा करना है। लेकिन राहुल गांधी के कोटा पहुंचने से पहले ही बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया। उसकी तरफ से कांग्रेस सांसद को रोकने की पूरी कोशिशें की गईं। खुद कांग्रेस नेताओं ने ऐसे दावे किए हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाए। ये षड्यंत्र है, सब नेताओं को भेजा जा रहा है अलग अलग जिलों के। जैसे ही सुना कि राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, कोटा की शुरुआत कर रहे हैं और शुरू कर दिया तमाशा शुरू कर दिया। तमाम जो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हॉस्टल्स है, आप बताइए उनको मैसेज जाना है भाई कि आप कोई नहीं जाए वहां पर। खबर तो ये भी आ रही है कि बीजेपी राहुल गांधी को ही कोटा पहुंचने से रोकने की कोशिश कर सकती थी। इसीलिए कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस सांसद से ट्रेन की बजाय प्लेन से आने का सुझाव दिया। दरअसल राहुल गांधी पहले ट्रेन से कोटा जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका प्लान बदला गया और वो चार्टर प्लेन से सीधा कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। राहुल ने कोटा से युवाओं के हक के लिए अपनी लड़ाई का शंखनाद करने से पहले छात्रों को लेकर ट्वीट किया, कोटा के लिए निकल चुका हूं, पर दिल में दो नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने री नीट के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक टूटी भ्रष्ट व्यवस्था की देन हैं और इसके जिम्मेदार हैं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय बार बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और भविष्य के सौदागरों को संरक्षण दिया। आज कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे टूटने न पाएं, किसी माँ बाप को फिर कभी अपने बच्चों को इस तरह खोना न पड़े। हर परिवार की ये पीड़ा अब छात्रों की गूंज बनकर पूरे देश में गूंजेगी। आप जानते हैं कि पेपर लीक के बाद हुई निराशा के चलते कई छात्रों ने खुद की जान ले ली है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम से पहले अब देहरादून में 24 वर्षीय रिया कुमारी और सीकर में उमेश माली नामक 2 और छात्रों ने अपनी जान ले ली। रिया ने अपने अंतिम नोट में लिखा था, आई लव यू पापा, मुझे माफ कर दीजिए।
देश के अलग अलग कोने से आ रही ऐसी घटनाओं ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश का युवा आज किस हाल में पहुंच गया है। ऐसे में अब राहुल गांधी का छात्रों से यूं संवाद करना उनके लिए एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस खबर के लिखे जाने तक राहुल गांधी का छात्रों के साथ सम्मेलन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि उनके इस कदम से देश में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। वहीं मोदी सरकार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहरहाल राहुल के इस आंदोलन का देश की सियासत पर क्या असर पड़ता है, क्या छात्रों को न्याय मिलेगा, ये देखना होगा। देश में बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी डरी हुई है और अब ये डर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। बीजेपी की तरफ से विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में दोबारा बड़ी टूट दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी के 6 सांसद बागी हो गए हैं, जिस पर ठाकरे गुट ने बीजेपी को जमकर घेरा है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। बीजेपी का ऑपरेशन टाइगर, जिसे विपक्षी दलों ने ऑपरेशन गीदड़ करार दिया है, सियासी गलियारों में अब उसका असर साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी एक बार फिर टूट की कगार पर खड़ी है। उसके 6 सांसद बागी हो गए हैं। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर कहा है कि उन्हें अलग समूह माना जाए। इन बागी सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजेन निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल बताए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में अपने सांसदों की बैठक बुला ली है। बागी सांसद भी दिल्ली में ही है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यानी दिल्ली अब इस सियासी लड़ाई का मैदान बन गई है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाया जा रहा है, यानी विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बागी सांसदों को बेईमान कहते हुए चेतावनी भी दी। ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी नेताओं को तोड़ने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी सांसद जयराम रमेश का आरोप है कि भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, ताकि इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रहने पर उन्हें मिली अपमानित हार का बदला लिया जा सके। यहाँ उनका मतलब परिसीमन से है, यानी बीजेपी विपक्षी सांसदों को इसलिए तोड़ रही है ताकि संसद में वो 2/3 बहुमत पाकर परिसीमन का कानून पास करवा पाए। महाराष्ट्र की सियासत में उठे इस तूफान का असर बाकी विपक्षी दलों पर भी दिखाई दे रहा है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी पार्टी के सांसदों की एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। बहरहाल अब ये तूफान कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी पर दलों को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान कर दिया है। इस बीच सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इन सभी बागियों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो दूसरी तरफ ऋतुव्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष होने पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। टीएमसी के बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। टीएमसी बीजेपी पर पार्टी को पूरी तरह से तोड़ने के आरोप लगा रही है। इसी बीच सांसद कीर्ति आजाद ने बागी सांसदों की धड़कनें तेज कर दी हैं। दरअसल एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 4039 गैर पंजीकृत पार्टियां हैं। एनसीपीआई के दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ तैनात है। संविधान का अनुच्छेद 10(4) कहता है कि सिर्फ विधायक सांसदों से पार्टी नहीं होती। पार्टी में संगठन, पदाधिकारी, कार्य समिति, पार्टी फंड, बैंक खाते सहित छोटे बड़े कार्यकर्ता होते हैं। सभी मिलकर विलय करते हैं। ये तभी संभव है जब सभी ममता बनर्जी के साथ मिलकर विलय करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे सांसद अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अभिषेक बनर्जी की ओर से हमने यही चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है ताकि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। इसके अलावा कीर्ति आजाद ने बगावत करने वाले सांसदों को बागी कहने पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बागी शब्द को बदनाम मत करिए।
मेरे पिताजी और लाखों लोगों ने देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। वो बागी थे। कुछ होते हैं भगौड़े जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जो मुखबिर होते हैं। जब सत्ता में थे तब उसका उपयोग किया और बुरा वक्त आने पर दुम दबाकर भाग निकले। कीर्ति आजाद के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से कई सवाल पूछे कि क्या अध्यक्ष बहुमत वाले दल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर सकते हैं और क्या वो दोनों पक्षों को सुने बगैर नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। दरअसल टीएमसी की तरफ से 2 नाम विधानसभा अध्यक्ष को मिले। एक नाम पार्टी के बागी विधायकों ने भेजा, जबकि दूसरा नाम पार्टी नेतृत्व की तरफ से भेजा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए एक ही राजनीतिक दल से 2 अलग-अलग प्रस्ताव मिले तो विधानसभा अध्यक्ष को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बागियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बगावत करना सांसदों को महंगा पड़ता नजर आ रहा है, तो इधर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट का बड़ा दावा कर दिया है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल और टूट की चर्चाओं के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है। योगी कैबिनेट में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। राजभर ने यहां तक कह दिया है कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। सबसे पहले आप ओपी राजभर का ये बयान सुनिए। अभी बंगाल देखा है, महाराष्ट्र देखा, उसके बाद अब यूपी का नंबर है। सब लोग जाके वहाँ मिल रहे हैं। आपने देखा नहीं, राम गोपाल जी एक चिट्ठी ले गए, चुपके से चोरी से दे रहे थे। किसको? गृह मंत्री अमित शाह जी को। लंबा चौड़ा है कि इतने लोग आपकी पार्टी में जा सकते हैं, हमको बचाए रखिएगा, लेकिन इतने लोगों को ले जाइए। वही राजभर का ये बयान उनके साथ साथ पूरे योगी सरकार के गले की फांस बन गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजभर के इस बयान का करारा पलटवार किया। उन्होंने सपा में टूट के दावों को पूरी तरह से खारिज किया और इसे बीजेपी की हताशा का नतीजा बताया। यही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। अखिलेश ने साफ किया कि सपा अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर विश्वास करती है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बल्कि सपा प्रवक्ता सुनील राजन ने भी राजभर के दावों का पलटवार किया और इसे बीजेपी और उसके साथियों की बौखलाहट करार दिया। जिस समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की, तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं केवल अपनी दुकान चलाने के लिए। अखिलेश और पार्टी प्रवक्ता के तेवरों से साफ है कि सपा में कोई भी टूट नहीं हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने सपा में टूट के दावे पर बीजेपी की बोलती बंद कर दी है, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि से चढ़ावे की रकम गायब होने के मामले ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले में सीएम योगी से सीबीआई जांच कराने की मांग उठ रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी में अयोध्या के राम मंदिर से भक्तों की तरफ से चढ़ाई गई राशि गायब होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी है, जिससे आए दिन इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और बीजेपी सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। अभी राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने का मुद्दा सुलझा भी नहीं था कि अब ऐसा ही मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि से भी सामने आ रहा है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए पैसे गायब होने का मामला सामने आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई है। फलाहारी महाराज का आरोप है कि मंदिर के गुल्लके और दान पात्र खोले जाने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। भक्तों की तरफ से किए गए दान को प्रबंधन से जुड़े लोग हड़प रहे हैं। जो कर्मचारी पहले स्कूटर से चलते थे वो आज आलीशान कोठियों और महंगी गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी सोने चांदी के आभूषणों का सही हिसाब किताब नहीं रखा जाता।
उनके आरोप यही नहीं रुके, उन्होंने 56 भोग और फूल बंगला जैसी व्यवस्थाओं में 70% तक कमीशनखोरी होने का भी आरोप लगाया। साथ ही मंदिर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग भी की। उनका दावा है कि कई कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदी हैं। वहीं अब उनका बयान आते ही विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि अयोध्या श्री राम मंदिर में चंदा चोरी मामले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी चंदा चोरी की बात सामने आई है। भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कब कार्रवाई करेगी ईडी पार्टी? यानी साफ है कि अब मंदिरों से चढ़ावा चोरी होने को लेकर बीजेपी घिरती जा रही है। देखना होगा कि सरकार इस मामले में सीबीआई जांच बिठाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश में मंदिरों में चढ़ावा चोरी होने का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिससे बीजेपी घिरी हुई है। तो वहीं बिहार में बंगला और सुरक्षा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या कहा है लालू यादव ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में करीब 1 महीने से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने को लेकर राजनीति चल रही है। ये मुद्दा अभी चल ही रहा था कि राज्य सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को दी गई Z+ सुरक्षा वापस ले ली। बंगला विवाद और सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा इतना गरमाया कि इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत कई आरजेडी नेताओं ने अपनी सुरक्षा तक वापस कर दी। अब लालू यादव ने राबड़ी आवास खाली करने और सुरक्षा वापस करने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हाँ, सुरक्षा हटा ली गई है, ये सब नीतीश कुमार ने ही करवाया है। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार की सम्राट सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को मिली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। इस पर राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि सुरक्षा में कटौती का फैसला राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया था, जिसकी बैठक बीते 4 जून को हुई थी। सरकार का कहना था कि ये समिति समय समय पर सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें भेजती है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इसके अलावा सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। तो राबड़ी देवी ने कहा था कि पुलिस बुलाकर बंगला खाली करवा ले, लेकिन वो बंगला खाली नहीं करेंगी। लंबे समय तक चले इस विवाद के बाद अब राबड़ी देवी ने कहा है कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करेंगी और सरकार की ओर से आवंटित 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास में जाएंगी। इसके अलावा राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों के लिए आउट हाउस बनवाने की भी मांग की है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। तो इधर टेलीग्राम ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ हाई वोल्टेज माहौल बना दिया है। नीट पेपर लीक के बाद री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम बैन कर दिया, जिसे लेकर टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं ऐप के सीईओ ने इस बैन के मकसद को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा में हुई धांधली अब एक बड़े सियासी और कॉर्पोरेट विवाद में बदल गई है। केंद्र सरकार ने नीट यूजी री एग्जाम से ठीक पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगा दिया है। साथ ही 30 जून तक मैसेज एडिट करने का फीचर भी ब्लॉक कर दिया है। सरकार का तर्क है कि इसी ऐप के जरिए पेपर लीक के सबूत गढ़े गए। इस फैसले से भारत के करीब 15 करोड़ यूजर्स परेशान हैं और इस फैसले के खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक तरफ मामला अदालत पहुंचा है, तो इन सब के बीच इस मामले में बड़ा मोड़ भी आ गया है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव ने रिलायंस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्यूरोव का दावा है कि रिलायंस जानबूझकर बीजेपी हाईजैकिंग के जरिए टेलीग्राम के नेटवर्क में सेंधमारी कर रही है। इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। ड्यूरोव ने सीधा शक जताया है कि भारत में टेलीग्राम बैन के पीछे रिलायंस और व्हाट्सएप यानी मेटा की लॉबिंग हो सकती है, क्योंकि रिलायंस में मेटा की हिस्सेदारी है और दोनों की पार्टनरशिप किसी से छिपी नहीं है। अब देश में बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार असली दोषियों को पकड़ने में नाकाम हो गई, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐप बैन किया जा रहा है? क्या कंपटीशन खत्म करने और अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक को सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है? वहीं इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की मंशा पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा है, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर नोट्स और तैयारी के लिए निर्भर हैं। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? क्या अगला बैन व्हाट्सएप पर लगेगा? दिखावे की कोई कमी नहीं होगी, पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है। मोदी जी दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। एक तरफ मामला अदालत में है, एक तरफ राहुल गांधी हमलावर है।
तो वहीं सीईओ के दावे पर रिलायंस और सरकार दोनों ही खामोश हैं। इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तो भैया विश्वगुरु ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने जाकर के कह दिया कि भारत के 4 लोगों को मारा गया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका का इसमें कहीं पर भी नाम नहीं लिया। हालांकि बड़ी हिम्मत का काम है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने भले ही कई दिनों बाद में इस बात की खबर ली और उसको उनके सामने बोला। इस खबर को वो इस तरह से भी बोल सकते थे कि सर, कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे देश के जहाज़ पर हमला करके हमारे 4 बहुमूल्य लोगों को मार दिया है। खैर, ये उनका तरीका है। वो जब चाहें वो क्या बोलेंगे ये तो वो ही तय करते हैं। फिलहाल चर्चा खबर में है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।